क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ आ रही है राहुल? मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। या तो तुम उन्हें रखो या मुझे, और यदि तुम उन्हें रखना चाहते हो तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाती हूँ, फिर रहो तुम अपनी माँ के साथ। ऋचा झुंझलाते हुए बोली। राहुल बोला, ऋचा अब क्या कहता मैं माँ से। कल अचानक उनका फोन आया गाँव से और उन्होंने अपने आने की खबर दे दी। उनके अचानक आने की खबर से मैं भी सन्न रह गया, मगर उन्हें मना नहीं कर पाया। अब आ ही रही हैं तो आ जाने दो उन्हें। मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरी माँ से बिल्कुल नहीं बनती, मगर सिर्फ 1 महीने की बात है ऋचा। हो सके तो सब 1 महीना बर्दाश्त कर लो। वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अचानक फोन पर माँ को मना कर देता तो हमें गांव का घर बेचकर जो पैसे चाहिए वो पैसे नहीं मिलते। सिर्फ 1 महीना एडजस्ट कर लो, फिर हम माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे। अभी तुरंत माँ को वहां नहीं रख सकते, कम से कम 1 महीना तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। ऋचा बोली, लेकिन सिर्फ 1 महीना राहुल। महीने से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राहुल बोला, ऋचा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बहुत पहले ही वृद्ध आश्रम में माँ का फॉर्म भर दिया था। मैं भी थोड़े ही उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, मगर तुम तो जानती हो मैं क्यों रुका हुआ हूँ। हम चाहें तो उन्हें तुरंत वृद्ध आश्रम भेज दे, मगर गांव के घर को बेचकर एक बार पैसे मिल जाएं बस। पैसे हाथ में आते ही माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊंगा। ऋचा बोली, वाह राहुल, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। मैं तो एकदम से भूल ही चुकी थी कि हमें उनसे पैसे भी तो निकलवाने हैं, जबकि मैंने ही तो तुम्हें ये आइडिया दिया था कि गांव का घर बेचकर तुम्हारी माँ को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं, ताकि गांव में उन्हें हर महीने पैसे देने की टेंशन भी खत्म हो, और गांव का घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम यहाँ अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीदेंगे। राहुल के पिता सागर मल जी का अभी 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। राहुल के पिता के निधन के बाद माँ सावित्री जी को राहुल और ऋचा तुरंत शहर लेकर आ गए थे। बेटा बहू माँ को साथ ले तो आए थे, मगर रोज ऋचा सावित्री जी पर किसी न किसी बात को लेकर बरस पड़ती। सावित्री जी को घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था ऋचा ने, और उन्हें इतना परेशान किया कि वे वापस गांव चली गई। गांव जाने के बाद भी सावित्री जी को सुख नसीब नहीं हो पाया था। पैसे पैसे को मोहताज हो गई थी सावित्री जी। राहुल और ऋचा ने गांव जाते समय सावित्री जी के हाथ में थोड़े से पैसे पकड़ाए थे। अब वो भी भला कितने दिन चलते। सावित्री जी का इतने से पैसों से भला क्या होता। बेचारी जैसे तैसे अपना पेट भर रही थी। अंततः मन मारकर उन्होंने अपने बेटे राहुल को फोन करने का सोचा। एक दिन सावित्री जी फोन कर राहुल से बोली, बेटा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मगर 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए होती है, और अब तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो आए दिन दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। घुटनों में भी दर्द रहता है। वो तो अच्छा है कि गांव में सब रिश्तेदार पड़ोसी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं और समय समय पर दवाइयां भी दे जाते हैं, मगर बेटा तेरे होते हुए मुझे दूसरों से मदद लेने में शर्म महसूस होती है, इसलिए तू थोड़े पैसे भेज देता तो अच्छा रहता। गांव में सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए वक्त कट जाता है, तू मेरी चिंता मत करना। राहुल बोला, माँ मेरी खुद की भी यहाँ तंगी चल रही है, और उसमें अब आपको भी पैसे भेजने लगा तो यहाँ मेरा घर कैसे चलेगा। बेटे के 2 टूक जवाब से बेबस हो गई सावित्री जी और फोन रखकर रो पड़ी। राहुल ने जब सारी बात ऋचा को बताई तो ऋचा बोली, मेरे भोले पति देव, यही तो सही मौका है जब हम तुम्हारी माँ से सब कुछ निकलवा सकते हैं। राहुल बोला, मैं कुछ समझा नहीं ऋचा। ऋचा बोली, तुम्हारी माँ से कहो कि वे गांव का घर बेच दे और यहाँ चली आए। राहुल फिर से आश्चर्य से बोला, ऋचा तुम तो माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी ना। ऋचा बोली, अरे वो तो मैं अब भी नहीं रहना चाहती। तुम्हारा गांव का घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम यहाँ आलीशान बंगला खरीदेंगे। राहुल बोला, वाह क्या आइडिया दिया है श्रीमती जी। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मान गया तुम्हारे दिमाग को, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। राहुल ने तुरंत अपनी माँ सावित्री जी को फोन किया और बोला, माँ तुम अकेली वहां रहती हो, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ हमारे साथ आकर ही रहो। अब मैं भी कौन सा इतना कमाता हूँ कि यहाँ भी खर्चा पूरा करूँ और तुम्हें गांव में भी पैसा भेजूं। बेहतर होगा कि आप गांव का घर बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। सावित्री जी बोली, बेटा जैसा तू कहे, वैसे भी मैं इस घर का क्या करूंगी, भूख तो बस 2 रोटी मांगती है, मैं ये घर बेच दूंगी। फोन रखने के बाद ही ऋचा बोली, राहुल मुझसे तुम्हारी माँ नहीं झेली जाएंगी, बता देती हूँ। वो तो गांव का घर बेचना है तो उन्हें यहाँ लाने का लालच देना पड़ा। राहुल बोला,
ऋचा, तुम फिक्र मत करो, मैं माँ का इंतजाम कहीं और कर लूंगा। माँ सावित्री जी बेटे के प्यार से बोले गए शब्दों से पिघल गई और उन्होंने घर बेचने के लिए गांव में पंचायत से अपील कर दी। गांव में घरों का जो भी भाव चल रहा था उस हिसाब से सावित्री जी का घर अच्छे दामों में बिक गया और सावित्री जी ने फोन पर राहुल को बताया कि घर अच्छे दाम में बिक गया है। राहुल बोला, माँ, मैं ऋचा के भाई सुबोध को तुम्हें गांव लेने भेजता हूँ ताकि वो पैसों का बैग संभाले और तुम्हें सही सलामत यहाँ ले आए। सावित्री जी ने हामी भर दी। 2-4 दिन बाद सावित्री जी अपनी बहू के भाई सुबोध के साथ शहर आ गई। सुबोध ने घर आते ही पैसों से भरा बैग अपनी बहन के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, माँ जी, ये पैसे आपकी बहू को अलमारी में रखने दो ताकि सही सलामत रहें, वरना यहाँ शहर में चोर उचक्के बहुत घूमते हैं। अगर किसी को जरा सी भी भनक लगी कि आप गांव से इतने सारे पैसे लेकर आई हैं, तो आपके सारे पैसे तो समझो हाथ से गए। सावित्री जी ने भी बहू को पैसों से भरा बैग सौंप दिया और वे बोली, बहू, ये लो, इन्हें संभाल कर रख दो, अब तो मुझे यहीं रहना है। वैसे भी जो है सब राहुल और तुम्हारा ही तो है। सावित्री जी को अंदर के कमरे में भेजकर सुबोध अपनी बहन ऋचा से बोला, वाह दीदी, क्या चाल चली है आपने। बुढ़िया बेचारी पैसों से भरा बैग आपको थमाकर चली गई, इसको तो भनक भी नहीं कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। ऋचा बोली, तू बैठ सुबोध, अभी तेरे जीजा जी भी ऑफिस से आ जाएंगे। इन पैसों के आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मैं तब तक हम लोगों के लिए अंदर से पैक बनाकर लाती हूँ। उतने में राहुल भी ऑफिस से आ गया और सुबोध ने उसे बताया कि किस तरह सारे पैसे उनकी तिजोरी में जा चुके हैं। राहुल बिना अपनी माँ से मिले ऋचा और सुबोध के साथ मिलकर पैक का मजा लेने लगा। ऋचा और राहुल को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। उनके हाथ पैसे लग गए थे, इसलिए दोनों खुश थे और इसी बात का जश्न मना रहे थे। बेचारी सावित्री जी लंबा सफर करके थक चुकी थी, इसलिए कमरे में आराम कर रही थी। वे कहाँ जानती थी कि बेटे बहू की ये खुशी उनके लिए जल्द सजा बनने वाली थी। दूसरे दिन सुबह सावित्री जी बेटे राहुल से मिली। टेबल पर पड़े कांच के ग्लास देख वो बोली, राहुल बेटा, रात को तुम सबने जूस पीकर ग्लास यहीं छोड़ दिए। कोई बात नहीं, मैं अंदर रख देती हूँ। वे ग्लास अंदर ले जाने लगी तो उन्हें उनमें से अजीब सी गंध आई। वे बोली, ऋचा, ये कौन सा जूस है बेटा, इसमें तो अजीब सी गंध आ रही है। ऋचा बोली, माँ जी, ये जूस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसमें ये गंध आती है। और वो मुस्कुराकर राहुल को आंख मारने लगी। बेचारी कल के जश्न से अनजान सावित्री जी बियर वाले ग्लास को धोने लगी। 2 दिन बाद सावित्री जी का चश्मा नहीं मिल रहा था तो वे अपना चश्मा ढूंढ रही थी। वे ऋचा से बोली, बहू, तुमने मेरा चश्मा देखा क्या? ऋचा बोली, माँ जी, कब से देख रही हूँ आपको। आपसे खुद का एक चश्मा नहीं संभाला जाता। खुद की चीज खुद संभाल कर रखो। मैं आपकी नौकरानी नहीं कि आपका चश्मा ढूंढती फिरूं। उतने में राहुल भी वहां आकर बोला, माँ, क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रही हो? चश्मा ही तो है, वैसे भी तुमको क्या काम करना है, बैठी रहो एक जगह। चश्मा नहीं मिल रहा है तो बाद में ढूंढ लेना। मुझे और ऋचा को परेशान मत किया करो, हमें ढेरों काम रहते हैं। सावित्री जी बेटे बहू के बर्ताव से आहत होकर एक जगह बैठ गई और मन ही मन उन्होंने भांप लिया कि जिस तरह पिछली बार उनके साथ बेटे बहू ने मिलकर दुर्व्यवहार किया था, शायद इस बार भी वही होने वाला है। मगर ये सोचकर डर भी गई कि बेटे के बहकावे में आकर गांव का घर भी बेच चुकी है, तो अब वे कहां जाएंगी। सावित्री जी के साथ अब ये रोज का क्रम बन गया था। कभी ऋचा तो कभी राहुल, कोई ना कोई सावित्री जी को ताना मार ही देता। सावित्री जी एक रोज इन सब से तंग आकर राहुल से बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर बेच दिया। तुम दोनों ना वहां गांव में पैसे भेजते थे और ना मुझे यहाँ रखना चाहते हो। अगर मुझे रोज इसी तरह सताना था तो मुझे गांव से हमेशा के लिए यहाँ बुलाया क्यों? ऋचा बोली, ताकि आपको वृद्ध आश्रम भेज सके माँ जी। आपको बस अपना सामान पैक करना है और हमारे साथ चलना है। सावित्री जी एक पल को ठिठक गई, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ना हुआ हो। वे राहुल को टकटकी लगाए देखने लगी। राहुल बोला, हाँ माँ, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। सावित्री जी बेमन से अपने सारे कपड़े पैक करने लगी। बेटा बहू सावित्री जी को अपनी कार में बैठाकर वृद्धाश्रम ले आए। ऋचा कार में बैठी रही और राहुल अपनी माँ को वृद्धाश्रम के अंदर ले गया और सावित्री जी से फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर अंदर छोड़ आया। सावित्री जी एकटक राहुल को जाते हुए देख रही थी। राहुल ने मुड़कर पीछे तक ना देखा। सावित्री जी को वृद्ध आश्रम में काम करने वाले एक सहकर्मी ने
उनके कमरे तक पहुंचाया। कमरे में आकर सावित्री जी अतीत में खो गई। पति सागरमल जी बहुत प्यार करते थे सावित्री जी से। पति के लिए रानी थी सावित्री जी, और आज बेटे के लिए वो बोझ बन गई थी। बेटे राहुल की शादी के बाद कभी कोई दखलंदाजी नहीं की थी सावित्री जी ने और सागरमल जी ने राहुल के वैवाहिक जीवन में। फिर भी ऋचा कभी अपना ना पाई थी अपने सास ससुर को। पहली बार जब ऋचा शादी करके गांव आई थी तभी उसने सावित्री जी से कह दिया था उसने राहुल के लिए शादी की है, सास ससुर के लिए नहीं। और राहुल ने भी कह दिया था, माँ ऋचा एकल परिवार में रहने की आती है, उससे सेवा की उम्मीद मत करिएगा। बस वो पहली और आखिरी बार था जब राहुल और ऋचा गांव आए थे। उसके बाद दोनों ने कभी भी वहां कदम न रखा और न कभी अपने माता पिता को शहर बुलाया। सागरमल जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी सावित्री जी। गांव में परिवार वालों के दबाव में आकर राहुल और ऋचा को सावित्री जी को शहर लाना पड़ा, मगर एक दिन भी बेटा बहू अपनापन ना दे पाए, इसीलिए तो तंग आकर वापस गांव चली गई थी सावित्री जी। आपका खाना तैयार है माँ जी, आइए बाहर, सभी औरतें बैठी हैं, आप भी वहीं बैठ जाइए। वृद्धाश्रम की कार्यकर्ता का स्वर सावित्री जी के कानों में गूंजा। सावित्री जी ने बाहर आकर देखा तो सैकड़ों औरतों को एक साथ खाना दिया जा रहा था, जिनमें से एक वो भी थी। सावित्री जी को उनका कमरा दिखा दिया गया जिसमें 6 और बूढ़ी औरतें थीं। धीरे धीरे सावित्री जी की सभी से पहचान हो गई और अब बातचीत भी होने लगी। शांता, जो सावित्री जी के रूम में ही रहती थी, हर बात पर रो पड़ती। जब सावित्री जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वो बोली, उसे उसका परिवार बहुत याद आता है। उसके बेटा बहू उसे हमेशा के लिए यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ गए और अब कोई भी उससे ना मिलने आता है और ना फोन करता है। उसे अपना घर बहुत याद आता है। सावित्री जी भी तो अपना गांव बहुत याद करती थी। गांव के वो रिश्तेदार जो बुआ, काकी, मामी बोल के सावित्री जी के सारे काम कर दिया करते थे। पड़ोसी जो रिश्तेदारों से बढ़कर थे। गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने की बात ही अलग थी। ये सोचकर वे अपने आप को ही कोसने लगी। क्यों गांव का घर बेचकर वे शहर आ गई? क्यों बेटे बहू पर विश्वास कर लिया? 2 दिन बाद दिवाली थी, मगर वृद्धाश्रम में सभी की आंखों में पानी था। कोई अपना घर, कोई अपना गांव, तो कोई अपना परिवार याद कर रहा था। दिवाली के दिन भी कोई खुश ना था। वृद्धाश्रम में बस सभी जी रहे थे। जीने की वजह कुछ ना बची थी। दिवाली का त्योहार सभी को उनकी पुरानी यादों में ले गया, जहां वे परिवार के साथ दिवाली मनाते थे। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। कोई अपने पोते पोती को याद करके रो रहा था तो कोई अपनी सहेलियों को। सावित्री जी को अपने बेटे बहू से अब कोई आस ना थी। हाँ, मगर गांव बहुत याद आता था और वे सभी को याद कर बहुत रोती। सभी बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे को अपना दुखड़ा बताती, जिसमें से ज्यादातर के साथ उनके बेटे बहू का व्यवहार रूखा था और बेटा बहू अपने माँ बाप को साथ रखना नहीं चाहते थे। शांता बोली, क्या हम इसी दिन के लिए औलाद पैदा करते हैं? उनको इतना पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वे एक दिन हमें वृद्धाश्रम छोड़ दें। सावित्री जी के कमरे में रहने वाली कमला जी बोली, मेरे 4 बेटे हैं जिनको मैंने बचपन में पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मगर चारों की शादी के बाद एक के घर में भी मेरे लिए जगह ना थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। सिर्फ एक मैं ही बाहर थी उनके घरों में, बाकी सभी के लिए जगह है। सावित्री जी चुप बैठकर सब सुन रही थी। तब शांता बोली, सावित्री, जब से आई हो हम सभी की बातें सुन रही हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पहुंची? सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और बस उनके मुंह से इतना ही निकल पाया, अपने बेटे बहू पर विश्वास करना बस मेरा यही गुनाह था। और वो सिसक पड़ी। दोस्तों, वृद्धाश्रम की जिंदगी आसान नहीं होती। जो बच्चे अपने घर परिवार से दूर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापा तो सबका आना है। कल को उनके साथ भी यही सब होगा जो वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए हो सके तो अपने माता पिता को आज अभी से ही सम्मान देना शुरू कर दें, क्योंकि आपके बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।